आपको बेबी के लिए प्लान करते हुए अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया, आपको अभी तक प्रेगनेंसी नहीं लगी, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले तो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि सही तरीके से कि बेबी लगने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर ज़रूरी टेस्ट कराने चाहिए और फिर डॉक्टर की सलाह से उसके हिसाब से इलाज शुरू करना चाहिए। मैं हूँ अजमेर से डॉक्टर रमा गर्ग, IVF स्पेशलिस्ट हूँ। इनफर्टिलिटी को मैंने नेचुरल तरीके से IUI और IVF तीनों तरीके से ठीक करती हूँ। जैसे ही इस पेशेंट को ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसका निदान और इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, डॉक्टर से मिलिए और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपका इलाज करना चाहिए। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज़रा आप देखिए। तो इस वीडियो के अंत तक आपको उन सारी जांचों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जो एक फर्टिलिटी के लिए ट्राई करने वाले कपल्स को करानी चाहिए। सबसे पहले बेसिक 3 चीज़ें हमें चाहिए। पेशेंट का oocyte होना चाहिए, यानी ओवा यानी कि अंडा। दूसरा शुक्राणु या स्पर्म हस्बैंड के होने चाहिए। तीसरा आपकी बच्चेदानी की बनावट, ट्यूब की बनावट सही होनी चाहिए। तो अब इन 3 चीज़ों में से हमें पता करना है कि क्या चीज़ में गड़बड़ है। सबसे पहले हम अपनी बच्चेदानी के या अंडेदानी की जांच करते हैं और हस्बैंड की तरफ हम सीमन के एनालिसिस करते हैं। अगर सीमन एनालिसिस क्योंकि सबसे करना आसान है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, हस्बैंड को सीमन देना है, उसकी जांच हो जाती है। अगर सीमन एनालिसिस में कुछ गड़बड़ आती है तो बाकी हार्मोनल प्रोफाइल किया जाता है, फिर सोनोग्राफी होती है, फिर और आगे भी जांचें करानी पड़ती हैं। पर अगर सीमन एनालिसिस नॉर्मल आ गया तो एक पार्ट आपका क्लियर हो गया कि सीमन ठीक है। उसके साथ साथ कुछ वायरल मार्कर्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड काउंट और वो सब भी कराने चाहिए हस्बैंड के, और ताकि हार्मोनल प्रोफाइल का आपको बेसलाइन आइडिया हो जाए। फिर बात आते हैं अपन वाइफ पे। वाइफ के हमें क्या क्या टेस्ट चाहिए? एक तो फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, बच्चेदानी की बनावट ठीक है कि नहीं, बच्चेदानी कहीं 2 भागों में तो बटी हुई नहीं है, या उसमें रुकावट तो नहीं है, सेप्टम तो नहीं है, बाइकॉर्नेट यूट्रस तो नहीं है। तो ये सारी बनावटी डिफेक्ट बच्चेदानी में होते हैं जिनको पता करना ज़रूरी होता है। कभी कभी फेलोपियन ट्यूब्स बनती ही नहीं है या ब्लॉक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम बाय बर्थ है, पीरियड्स कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, लेट आते हैं, कुछ और इश्यूज़ हैं, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर बात आती है कि फेलोपियन ट्यूब्स खुली हैं कि बंद, कैसे पता करें? तो इसको पता करने के भी हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहले हम HSG करा के देख सकते हैं, जिसमें हम बच्चेदानी में नीचे से दवाई डालते हैं, डाई डालते हैं, और फिर हम उसका एक्सरे ले लेते हैं। अगर दवाई एक्सरे से होती हुई गई अंदर एब्डोमेन में, तो इसका मतलब बच्चेदानी की ट्यूब, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स खुली है। बच्चेदानी की बनावट कैसी है वो भी आपको एक्सरे में दिख जाती है। अगर ये आप नहीं करा सकते तो एक टेस्ट होता है दूरबीन की जांच, जिसमें हम बच्चे पेट के वहाँ एक छोटे से छेद से दूरबीन डालते हैं और नीचे से डाई डालते हैं। तो वो अगर डाई पेट में चली गई, इसका मतलब फेलोपियन ट्यूब्स खुली हैं। दूरबीन से हम और तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है वो भी देख सकते हैं, जैसे मान लो कोई रुकावट है, जुड़ावट है, एंडोमेट्रोसिस है, फाइब्रॉयड है, या ओवेरियन कोई प्रॉब्लम है, तो दूरबीन की जांच से हमें वो भी पता लग जाती है। तीसरा तरीका होता है सोनोपिंगोग्राफी। उसमें बच्चेदानी में नीचे से सेलाइन डाल के और सोनोग्राफी की सहायता से भी पता किया जा सकता है कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं या बंद है। सबसे अच्छा और डॉक्यूमेंटेड तरीका होता है HSG कराना, और फिर लेप्रोस्कोपी कराना, और फिर सेल्पिंगोग्राफी। तो आप जो चाहें वो करा सकते हैं। इससे आपकी फेलोपियन ट्यूब की स्थिति पता लग जाएगी। वो आप डॉक्टर को दिखाएं, सलाह करें, और फिर आप इस पे आगे बढ़ें। अगर आपको पता चल गया कि आपकी बच्चेदानी की बनावट ठीक है, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है, तो अब बात आती है कि आपके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अंडे बनेंगे ये कैसे पता चलेगा? ओवरी में FC काउंट करेंगे तो आपको अंडे की संख्या का पता लग जाता है, और ओवरी की शेप, और ये आपको सोनोग्राफी से देखने से पता लग जाती है। फिर कुछ होते हैं हार्मोनल टेस्ट, जो कि प्रेगनेंसी लगने के लिए और प्रेगनेंसी को नर्चर करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उन हार्मोन्स को चेक करना कि वो नॉर्मल है या गड़बड़ है। उसके लिए थायराइड, प्रोलैक्टिन, ब्लड शुगर, और अगर ज़रूरत पड़ने पर LH, FHS और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराए जाते हैं। पर AMH, प्रोलैक्टिन और थायराइड और ब्लड शुगर, इन 4 हार्मोन का कराना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ब्लड काउंट हम करा लेते हैं। अगर हमने कोई और ब्लड में इन सब टेस्टों में कोई कमी आई तो फिर हम आगे भी और टेस्ट करा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनमें से क्या चीज़ में प्रॉब्लम आई है। तो इनफर्टिलिटी के बेसिक टेस्ट ये हो गए। अब अगर आपका AMH लेवल लो है या हाई है,
लो है तो मतलब ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, हाई है मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई इशू है तो उसके लिए आगे और टेस्ट हो सकते हैं। फिर जब आपका फाइनल डिसाइड हो गया कि आपको ये प्रॉब्लम है तो हम उनके निदान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपने ये पता कर लिया कि आपको ट्यूब ब्लॉक है तो आप ट्यूब के लिए, अगर आपको लगता है कि वो केवल फेमरियल एंड ब्लॉक है तो कभी कभी डाई पुश करने से खुल जाता है, पर अगर कॉर्नियल एंड ब्लॉक है तो उसका खुलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग ट्यूब के लिए रिकैनलाइजेशन सर्जरी करा देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी खुलवा लेते हैं। कई बार पेशेंट नसबंदी करा चुके होते हैं और फिर उनको किसी वजह से बेबी दोबारा प्लान करना होता है तो वो ट्यूब को खुलवाने का ऑपरेशन कराते हैं। पर ट्यूब का डायमीटर अंदर से इतना महीन होता है और इतना पतला होता है कि खुलने के बाद उसकी सक्सेस रेट बहुत कम होती है, और अगर खुल भी गई तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ट्यूबल प्रेगनेंसी होने की संभावना 30% तक बढ़ जाती है। तो इसलिए जनरली जब अगर आपने नसबंदी से ट्यूब कटवाई है और आपने अपनी स्टर्लिटी अचीव की है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न और आपको रीप्लान करनी पड़ रही है प्रेगनेंसी, तो ट्यूब खुलवाने के बजाय आईवीएफ एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें हमें फैलोपियन ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं होती। हम आपके ओवा बाहर निकाल लेते हैं, स्पर्म से मिला के भ्रूण बना के सीधा भ्रूण आपकी बच्चेदानी में रखा जाता है। तो इस प्रक्रिया में आईवीएफ में फैलोपियन ट्यूब्स को बाईपास कर दिया जाता है। तो अगर किसी वजह से आपकी ट्यूब ब्लॉक है, नहीं बनी है, या किसी वजह से कट गई हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से आपकी ट्यूब निकाल दी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी क्या? अगर आपका बेबी कभी ट्यूब में लग गया और ट्यूब की वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार एक ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई, दूसरी बार दूसरी ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई, दोनों ट्यूब सेक्रीफाइस हो गई। किन्हीं पेशेंट्स को अगर टीबी रही है बचपन में या कभी, तो टीबी की वजह से भी अंदर जुड़ जाते हैं, एडेशंस बन जाते हैं, और वो ट्यूब खुली होंगी तो भी वो फंक्शनल नहीं रह पाती। अगर वो ट्यूब उस ओवा को नहीं पकड़ पाई और वो आपको प्रेगनेंसी नहीं दे पाई, या वो ओवा प्रेगनेंसी हुई पर वो ट्यूब में ही डेवलप होने लगी, वो बच्चेदानी तक बेबी नहीं पहुंचा, तो ऐसे केस में नस में बच्चा लगना जिसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, तो इस केस में ट्यूब आपकी सेक्रीफाइस हो जाती है। पर अगर आपकी दोनों ट्यूब निकल गई है और उसके बाद भी कोई आपको अंडे बनने की दवाई दे रहा है या कह रहा है कि हमारी दवाई ले लो इससे ट्यूब खुल जाएगी, आपको बेबी हो जाएगा, तो वो आपका केवल समय नष्ट कर रहा है। इस तरह के इलाजों के चक्कर में ना पड़ें। सही समय पे सही तरीके से अगर आपको पता है आपकी बीमारी, तो अगर ट्यूब ब्लॉक कर दी किसी भी वजह से, तो आप ट्यूब खुलवाने की बजाय, ट्यूब के ऑपरेशन करवाने के बजाय सीधे आप आईवीएफ प्लान करें। आपको जल्दी पे समय पे बेहतर बेबी मिल सकेगा। ऐसे ही अगर आपकी ओवरियन काउंट कम हो रहा है, स्पर्म ओवरी में अंडे कम हैं, तो आप बार बार अंडा बनने की दवाई खा के अपने जो रिज़र्व ओवेरियन रिज़र्व है उसको ख़त्म ना करें। तो एएफसी काउंट और एएमएच काउंट अगर आपने कराया है और उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको आप ध्यान दें, सीरियसली लें और सही समय पे उसका इलाज कराएं। आजकल दवाइयाँ, इंजेक्शंस ऐसी हैं अवेलेबल जिनको देने से आपके अंडे बन जाएंगे, सही समय पे निकल जाएंगे। पर अगर बिल्कुल ओवेरियन रिज़र्व ख़त्म हो गया, जो कि जनरली 40 के आसपास आते आते ख़त्म हो जाता है, बहुत रेयर ऐसा है कि 40 के बाद वाली पेशेंट्स को हमने उनके खुद के अंडों से माँ बनते हुए देखा है। हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं हो सकता, पर 35 से 40 वाला जो एज ग्रुप है वो धीरे धीरे अंडों की संख्या रैपिड गिरती है। 25 से 35 आपके अंडों से बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। 30 से 35 के बीच में, 25 से 30 के बीच में ज़्यादा है, 30 से 35 कम हो रही है, और 35 से 40 और कम हो रही है, और 40 के बाद बहुत कम हो जाती है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी एज को नज़रअंदाज मत करिए। सही एज पे जो इलाज कराते हैं, आईवीएफ की सक्सेस रेट भी बढ़ जाती है। आईवीएफ की सक्सेस कम क्यों रहती है? क्योंकि पेशेंट आता ही 35-40 के बाद है करवाने के लिए, और मैक्सिमम एज हम 50 तक कर सकते हैं। और जब कई बार पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए प्लान करता है, तो हमें पहले उनको पीरियड्स आने की दवाई देनी पड़ती है। जब उनके पीरियड्स आने लगते हैं, उनके बच्चेदानी की परत बनने लगती है, गिरने लगती है, फिर हम उनको आईवीएफ से बेबी करने में हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी आप सबको एक ही सलाह है कि जो काम आपको करना है उसको उचित समय पे आप प्लान करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सही समय पे अपना बेबी प्राप्त हो सकेगा। हस्बैंड के स्पर्म काउंट पे आप वापस आते हैं। अगर हस्बैंड के स्पर्म काउंट ठीक है तो कोई बात नहीं, पर अगर ख़राब है तो हमें क्या कराना है? तो हमें उनके स्क्रोटल डॉपलर करानी होगी, फिर हमें उनके हार्मोन टेस्ट कराने पड़ेंगे, एलएच, एफएचएस, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन अगर सही हैं तो
उनका स्पर्म हो सकता है कि टेस्टिस में बन रहे हों पर बाहर नहीं आ पा रहे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम टेस्टिस से शुक्राणु निकाल के उनको उनके बेबी प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके हमने टेस्टिस से शुक्राणु निकाले और आज वो अपने बेबी के साथ बहुत खुश हैं, और उनकी पर्सनालिटी में उनको पता चला कि हाँ उनके स्पर्म बन रहे हैं, बट ड्यू टू एनी रीज़न, जैसे फैलोपियन ट्यूब बहुत बारीक होती है वैसे ही वास्ट डिफरेंस भी बहुत पतली नली होती है, और कई बार बचपन में या चोट लगने से या कोई बीमारी होने से वास्ट डिफरेंस ब्लॉक हो जाती है। तो उनके स्पर्म बनाने की क्षमता ख़त्म नहीं हुई है, उनके स्पर्म बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ पा रहे। तो ऐसे केस में स्पर्म को टेस्टिस से निकाला जा सकता है और उनको बेबी प्राप्त हो सकता है। तो कृपया केवल एक रिपोर्ट कि स्पर्म काउंट नील और आप घर बैठ गए, या आप डिप्रेशन में चले गए, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई वर्थ ही नहीं है लाइफ में, तो ऐसा नहीं सोचिए। सारे टेस्ट कराने के बाद अगर आपके काउंट नील हैं तो फिर आप बैंक से ले सकते हैं, पर अगर आपने अपना सब कुछ चेक करा लिया और आपके स्पर्म हैं या बाहर नहीं आ रहे, तो टेस्टिस से भी निकालने का ऑप्शन होता है, एपिडिडाइमस से भी निकालने का ऑप्शन होता है। तो इन ऑप्शंस को आप तब तक एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे जब तक आप सही समय पे सही डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो अगर आप ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं, कोई भी आपको इश्यूज़ हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम करिए, नंबर मेरा है उस पर आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आप सही सलाह लीजिए। और नहीं तो आप अपने किसी डॉक्टर के पास जाइए और सारी चीज़ें पूछिए। आपको सही जानकारी प्राप्त होने पर ही आपकी आधी समस्या हल हो जाती है। तो देर मत करिए, अपने बेबी की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। आगे आपका हाथ थामने के लिए हम हैं, हमारे जैसे और लोग भी हैं। आपको जैसा भी जो भी आपको सूट करे उसके पास आप जाइए और अपना इलाज कराइए। थैंक यू।